मैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के ऑफिसर्स को साफ कह रहा हूं, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है, ये मत भूलिए। टाइम आएगा हम आपको पकड़ेंगे, बचने वाले नहीं। इट इज क्रिटिकल दैट वी एक्सपोज वोटर चोरी। राहुल गांधी पूरी तरह से फ्रंट फुट पर आ गए हैं और अब उन्होंने एक और बड़ा नया धमाका कर दिया है। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उससे भी ज्यादा बल्कि 72 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और 72 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में राहुल गांधी ने आज एक बार फिर से सीधा और तीखा बीजेपी पर और चुनाव आयोग पर सीधा हमला बोला है। और राहुल गांधी ने कहा है कि मैं छोड़ूंगा नहीं, सजा जरूर मिलेगी। सवाल अब यह है कि मोदी और शाह क्या करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी खेल रहे हैं, हाल में उन्होंने कहा था कि मैं आग से खेल रहा हूं और मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि मेरा क्या होगा, लेकिन मेरी बहन जानती है कि मैं जब किसी फैसले पर आगे बढ़ जाता हूं तो पीछे नहीं आता हूं, और मैं जानता हूं कि मैं आग से खेल रहा हूं, लेकिन मुझे इस बात की परवाह नहीं है, क्योंकि हर किसी को एक ना एक दिन जाकर के आग में ही मिल जाना है, आग में ही मिल करके खाक हो जाना है, यानी मर जाना है। तो राहुल गांधी एक तरीके से यूं कह सकते हैं कि सिर पर कफन बांध करके वो इस मुद्दे पर बहुत आगे बढ़ चुके हैं, ऐसा लगता है। और उन्होंने आज एक और बड़ा धमाका कर दिया। राहुल गांधी का जरा ये पोस्ट देखिए। राहुल गांधी उन्होंने 8:16 पर आज सुबह एक वीडियो पोस्ट की, और 8 मिनट की वीडियो है ये, मैं दिखाने वाला हूं आपको वीडियो। राहुल ने लिखा कि वोट चोरी सिर्फ एक चुनावी घोटाला नहीं है, यह संविधान और लोकतंत्र के साथ में किया गया धोखा है। देश के गुनहगार सुन ले, सजा वक्त बदलेगा, सजा जरूर मिलेगी। तो राहुल गांधी 2 शब्द, 2 टूक कह रहे हैं कि देश के गुनहगार सुन ले, और ये देश के गुनहगार हैं, राजद्रोह का काम कर रहे हैं, देशद्रोह का काम कर रहे हैं, जो चुनाव को चोरी कर रहे हैं। वक्त जरूर बदलेगा, सजा मिलेगी। राहुल गांधी ने एक वीडियो पोस्ट की, 8 मिनट की वीडियो है, और ऐसी वीडियो आज तक राहुल गांधी ने नहीं बनाई है। राहुल गांधी ने इस तरीके से कोई वीडियो पेश नहीं की है किसी भी मुद्दे पर, लेकिन आज उन्होंने 8 मिनट की पूरी एक वीडियो बनाई। कायदे से जो काम पत्रकारों को करना चाहिए था, मीडिया को करना चाहिए था, वो काम राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अपनी इस वीडियो के अंदर एक बार फिर से नए सिरे से सारी चीजों को, जो 1 घंटे की चीज थी, उनको 8 मिनट में पिरो करके फिर से जारी कर दिया। मतलब कल जारी किया था, उसके बाद में चुनाव आयोग ने कहा था कि भैया कर्नाटक आओ, भैया आप जो है वो उत्तर प्रदेश में आओ, महाराष्ट्र में आओ। चुनाव आयोग बुला रहा था कि आप ये शपथ पत्र भरो और शपथ पत्र भर करके हमें दो, लेकिन राहुल गांधी ने एक और वीडियो जारी कर दी, और राहुल गांधी ने वीडियो जारी करके कहा है कि भैया देख लो, चोरी ऐसे हो रही है, इस तरीके से चोरी हो रही है। और राहुल गांधी ने जो वीडियो जारी की है, हिंदी में जारी की है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की शिकायत ये रहती थी राहुल गांधी बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं, देश के एक बहुत बड़े तबके को समझ में नहीं आती है। तो हिंदी में वीडियो जारी की है, सब कुछ तथ्यों के साथ में, फैक्ट के साथ में, पूरे 1 घंटे की वीडियो, पूरा 1 घंटे का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसको 8 मिनट में। और दूसरी बड़ी बात यह है, राहुल गांधी कर्नाटक में इस वक्त में है, और वहां से एक और बड़ा हमला वो चुनाव आयोग पर संभवतः बोलेंगे, बीजेपी पर बोलेंगे। लेकिन यहां पर एक सवाल यह है कि कल जिस तरीके से राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशन दिया, जरा तस्वीर देखिए आप ये। कल विपक्षी पार्टियों के साथ में राहुल गांधी थे, और राहुल गांधी ने अपने खुद के सरकारी आवास पर एक डिनर पार्टी रखी थी, और उस डिनर पार्टी में सारे विपक्ष के नेताओं को बुलाया गया। करीब 24 पार्टियां राहुल गांधी के डिनर में पहुंची, और राहुल गांधी ने वहां पर भी उन तमाम विपक्षी पार्टियों को एक प्रेजेंटेशन दिया, बताया कि कैसे कैसे वोट चोरी हो रही है। और इसके बाद में राहुल गांधी उन्होंने खुद से सुबह सुबह एक और वीडियो जारी कर दी। मतलब मोदी जी कहते थे कि भैया मैं 18-18 घंटे काम करता हूं, ऐसा लगता है कि आजकल 18-18 घंटे राहुल गांधी काम कर रहे हैं। कल एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, रात को डिनर हुआ, सुबह एक और वीडियो जारी कर दी। आप जरा पहले ये वीडियो देखिए, पूरी वीडियो इत्मीनान से देखिए, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि कैसे खेल हो रहा है और किस तरीके के आरोप लग रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात, फिर उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि बीजेपी की इस पर क्या प्रतिक्रिया आई है, बीजेपी इसको कैसे हैंडल कर रही है। नमस्कार, मैं राजनीतिक परिवार में पैदा हुआ। जब मैं छोटा सा था
1980 में प्रियंका और मैं घर में लेई बनाते थे, रात को निकलकर पोस्टर चिपकाते थे। चुनाव समझता हूं, 20 साल से मैं स्वयं चुनाव लड़ रहा हूं। पोलिंग कैसे होती है, पोलिंग बूथ कैसे मैनेज किया जाता है, वोटर लिस्ट, फॉर्म 17, ये सब मैं गहराई से समझता हूं। कुछ समय पहले हमें दाल में काला लगा। चुनाव के नतीजे आते थे, मूड एक तरीके का होता था, रिजल्ट दूसरे तरीके का। मुझे याद है उत्तराखंड में हम चुनाव हारे। बाद में मैंने कैंडिडेट से पूछा कि जहां रोड शो हुआ था वहां जाके देखिए हमें कितने वोट मिले। हजारों लोग आए थे, पोलिंग बूथ में किसी ने वोट नहीं किया। यह असंभव था, यह हो ही नहीं सकता। उसके बाद छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के रिजल्ट, हमें लगा कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। 2018 में मध्य प्रदेश में चुनाव होता है, हम जीतते हैं, हमारी सरकार चोरी हुई थी। 2023 में चुनाव होता है, मैंने अपने आंखों से भारत जोड़ो यात्रा में देखा, भयंकर एंटी इनकम्बेंसी, और हमें 65 सीट मिलते हैं। इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। और फिर महाराष्ट्र में पहली बार हमें सबूत मिला। विधानसभा और लोकसभा के बीच में जादू से नए वोटर आते हैं, और जहां भी इन नए वोटर्स ने वोट किया वहां वोट बीजेपी को गया। महाराष्ट्र चुनाव के बाद जब हमें डाउट हुआ, हमारे गठबंधन के सारे नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, वीडियो रिकॉर्डिंग दीजिए। इलेक्शन कमीशन ने मना किया, ना उन्होंने हमें वोटर लिस्ट दी और ना उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग दी। डाउट हुआ, क्यों नहीं दे रहे, क्या कारण है? तो हमारे दिमाग में सवाल उठा, क्या इलेक्शन कमीशन बीजेपी की मदद कर रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन को चोरी करवा रहा है? इसके बाद हमने एक टीम सेटअप की और हमने उन्हें कहा कि आप जाइए, एक कंस्टिट्यूएंसी में जाके ढूंढिए, सच्चाई ढूंढिए, किस प्रकार से चीटिंग की जा रही है, किस प्रकार से ये काम किया जा रहा है और कौन कौन इस काम को कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इलेक्शन कमीशन डिजिटल डेटा नहीं देता है, फिजिकल डेटा देता है। मतलब लाखों कागज में वोटर लिस्ट दे देगा, मगर डिजिटल वोटर लिस्ट किसी को कभी नहीं देता। क्यों नहीं देता? कारण क्या है? कारण है कि अगर डिजिटल डेटा मिल जाए तो इलेक्शन कमीशन की सच्चाई पूरे देश को पता लग जाएगी। हमने टीम को बताया, मैंडेट दी कि आप जाके चेक कीजिए, आप 5-7 सीटों पे पता लगाइए कि चीटिंग हुई, और अगर हुई तो कैसे हुई। टीम ने हमें एक दिन बताया कि 5-7 सीटों पे काम किया ही नहीं जा सकता। क्यों? मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं किया जा सकता? उन्होंने मुझे ये कागज दिखाए। ये जो कागज हैं, ये एक लोकसभा के कागज नहीं है, ये एक विधानसभा के कागज है, और इन कागजों को हमने मैन्युअली सॉर्ट करना पड़ा। और पूरा का पूरा काम जो हुआ है, इसमें 6 महीने लगे हैं, और एक असेंबली सीट में हम ये काम कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि डिजिटल डेटा नहीं दिया जाता। अगर इलेक्शन कमीशन ने हमें डिजिटल डेटा दिया होता तो हम ये कार्रवाई पूरे देश में, हर लोकसभा में, हर विधानसभा में 15 मिनट में करके दिखा देते। हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए हमने ये रिसर्च सिर्फ एक लोकसभा में, एक विधानसभा सीट में की। मगर मुझ में अब पूरा भरोसा है कि ऐसी 100 से ज्यादा सीटें हैं हिंदुस्तान में, जो यहां हुआ है उन सीटों में भी हुआ है। और याद रखिए, अगर बीजेपी को 10-15 सीटें कम आती तो आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, इंडिया गठबंधन की सरकार होती। जांच ने 5 तरीके की चोरी पकड़ी है। डुप्लीकेट वोटर, जिसका मतलब एक वोटर के नाम वोटर लिस्ट में अनेक जगह आ रहे हैं। फेक एड्रेस, मतलब एड्रेस है ही नहीं, या फिर हाउस नंबर 0। बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, मतलब एक छोटे से घर में 40, 50, 60 लोग रह रहे हैं। इनवैलिड फोटोज, छोटी सी फोटो है या फिर फोटो ही नहीं है, और वो जो छोटी फोटो है वो दिखती भी नहीं है, कौन है, किसका चेहरा है, नहीं पता लग सकता। मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए होती है, मतलब जिनकी एज 18-20 साल की हो, मगर वोटर लिस्ट में 90 साल के लोग फॉर्म 6 का प्रयोग कर रहे हैं। चुनाव में 6,50,000 वोटर थे, उसमें से 1 लाख चोरी के थे। अब मैं आपको 5 उदाहरण देता हूं। ये देखिए, गुरकीरत सिंह डांग, इसका नाम 4 अलग अलग बूथों पे आता है। ये कैसे हुआ और क्यों हुआ? एक और उदाहरण, विशाल सिंह, वाराणसी में वोटर लिस्ट में नाम है और बेंगलोर में 2 बार वोटर लिस्ट में नाम आता है। क्या ये वाराणसी में वोट कर रहे हैं
या बेंगलोर में वोट कर रहे हैं या दोनों जगह वोट कर रहे हैं। एक और उदाहरण देखिए, हाउस नंबर 0। तो आपने कभी सुना है हाउस नंबर 0? हमने तो नहीं सुना था, मगर बेंगलोर में हजारों हाउस नंबर 0 हैं वोटर लिस्ट पे। हाउस नंबर 35 की कहानी सुनिए। छोटा सा घर है, ज्यादा से ज्यादा 4 लोग रह सकते हैं, मगर इस 35 में 80 लोग वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड है। ये ईआरओ ने कैसे अप्रूव किया, क्यों अप्रूव किया, पता लगाना है। अच्छा, अब ये देखिए वोटर लिस्ट, इनकी फोटो देखिए, या फोटो है ही नहीं या फिर छोटी छोटी फोटो है जो दिख नहीं सकती। इन वोटर आईडीज पे वोट दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूं शकुन रानी की कहानी। फर्स्ट टाइम वोटर बनी है, 70 साल की आयु है। एक बार फॉर्म 6 का प्रयोग किया और उसके कुछ ही महीने बाद दूसरी बार फॉर्म 6 का प्रयोग होता है। 2 बार इनका नाम वोटर लिस्ट में आता है और फर्स्ट टाइम वोटर की लिस्ट में आता है। ये फर्स्ट टाइम वोटर हो ही नहीं सकती। तो क्या शकुन रानी जी ने वोट किया या किसी और ने शकुन रानी जी के लिए वोट किया? ये ही छुपाने के लिए सीसीटीवी का डेटा हमें नहीं दिया जा रहा है। और ये शकुन रानी जी अकेली नहीं है, ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने फॉर्म 6 का प्रयोग करके 2-3 बार वोटर लिस्ट में नाम डाला है। हमने पहले इलेक्शन कमीशन से इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट मांगी थी, सीसीटीवी फुटेज मांगी थी। उन्होंने अपना काम नहीं किया, हमें नहीं दिया। फिर हमने अपना इन्वेस्टिगेशन कराया, आरटीआई भरे और हमारे पास डेटा आया। भाई और बहनों, सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर इलेक्शन चोरी कर रहे हैं। यह पूरा का पूरा सबूत ब्लैक एंड व्हाइट में आज हमने आपको दिया है। इलेक्शन कमीशन जानता है कि हमने उनकी चोरी पकड़ ली है, इसीलिए एसआईआर आया है। यह एसआईआर जो है इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी है। इलेक्शन कमीशन खुलकर बिना डरे बीजेपी के साथ मिलकर चोरी कर रहा है। और ये जो एसआईआर है, इसका लक्ष्य गरीबों का जो हक है, उनका वोट जो है, उनसे चोरी करने का है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में हमने वोटर एडिशन को देखा है, मगर जितना एडिशन होता है शायद उससे ज्यादा डिलीशन होता है, सबट्रैक्शन होता है। तो ये सिर्फ एक मेन तरीका हमने पकड़ा है, दूसरे तरीके पे हमने इन्वेस्टिगेशन की ही नहीं है। मैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के ऑफिसर्स को साफ कह रहा हूं, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है। ये मत भूलिए, टाइम आएगा हम आपको पकड़ेंगे, बचने वाले नहीं। इट इज क्रिटिकल दैट वी एक्सपोज वोटर चोरी। राहुल गांधी ऐसा लगता है कि पूरी तरह से मन बना चुके हैं कि वो इस मुद्दे को जमीन से उखाड़ करके रहेंगे। मतलब एक तो होता है कि किसी चीज को पकड़ना, हिलाना, थोड़ा हिला डुला करके छोड़ देना, पब्लिक का जो है वो ध्यान उस पर चला जाए, ये कोशिश करना, लेकिन वो जड़ से इस चीज को पकड़ करके उखाड़ना चाहते हैं और इसीलिए इस तरीके से हमला बोल रहे हैं। कल जब डिनर पार्टी हुई, उसके बाद में केसी वेणुगोपाल ने कहा कि आज की जो बैठक थी यह सबसे सफल बैठकों में से एक थी। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने इसमें हिस्सा लिया और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने वही प्रेजेंटेशन दिया जो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया था। प्रेजेंटेशन देख करके हर कोई हैरान रह गया। जिस तरह से लोकतंत्र में हत्या की जा रही है उसकी सभी ने निंदा की है। हमें एक स्पष्ट मतदाता सूची चाहिए, डिजिटल मतदाता सूची की देश को तत्काल आवश्यकता है। तेजस्वी यादव ने बिहार यात्रा के बारे में चर्चा की। उन्होंने गठबंधन के सभी नेताओं को 1 सितंबर को यात्रा में शामिल होने का आमंत्रित किया है। निमंत्रण दे रहे हैं, वो आमंत्रित कर रहे हैं कि आइए बिहार के अंदर। तेजस्वी यादव बुला रहे हैं सबको। और 1 तारीख से, यानी अब बीजेपी की ऐसा लगता है कि विपक्ष ने पूंछ दबा दी है। और पूंछ किसी की भी दबा दी जाए तो फिर चाहे वो जानवर हो, पार्टी हो, मतलब कुछ भी हो जाए, अगर किसी मुद्दे को आप एक छोर से पकड़ लें तो जाहिर सी बात है फिर दूसरा छोर अपने आप हाथ में आएगा ही आएगा। और ऐसा लगता है कि विपक्ष पूरी तैयारी के साथ में, अब बीजेपी काउंटर नहीं कर पा रही है। बीजेपी की तरफ से देखिए, मनन मिश्रा सांसद है, मनन मिश्रा, और उनकी तरफ से कहा गया राहुल गांधी बहुत दिनों से बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसा सामने लाएंगे कि देश में बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। उन्होंने कर्नाटक के एक विधानसभा क्षेत्र के बारे में बताया
कि कुछ वोटर के आईडी कार्ड में पता गलत है, कुछ एक ही पते से 4-5 नाम हैं। पूरा देश इस बात को समझ रहा है कि चुनाव आयोग ने एसआईआर का जो कदम उठाया है वह कितना आवश्यक है। वो रोज संसद का बहिष्कार करवा रहे हैं, रोज यहां का कार्य बाधित हो रहा है। अब समझ में नहीं आता है कि बीजेपी इस मुद्दे को इतना हल्के में ले रही है। बीजेपी को लगता है कि हम बताएंगे कि हाँ थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे गड़बड़ है, अभी थोड़ा बहुत नहीं है। राहुल गांधी इतने पन्ने लेकर क्या है? राहुल गांधी ने कहा कि 1 लाख वोट चोरी हुए हैं, बाकायदा आंकड़ों के साथ में बात कर रहे हैं कि कैसे डुप्लीकेट वोटर के नाम पर कितने वोट चोरी हुए, फर्जी फोटो के नाम पर कितने वोट चोरी हुए, फर्जी पते के नाम पर कितने वोट चोरी हुए। ये कुछ लोगों का काम नहीं है। कुछ लोगों का काम होता तो लोग सीरियसली नहीं लेते। कुछ लोगों का काम होता तो पूरा इंडिया गठबंधन बैठ करके राहुल गांधी को नहीं सुन रहा होता, जिसमें फारूक अब्दुल्ला, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, फिर महबूबा मुफ्ती हैं, फिर उसके बाद में उद्धव ठाकरे हैं, बहुत सारे नेता कल नजर आए। और ये सारे वो नेता हैं जो 20-20, 30-30 साल से, 50-50 साल से राजनीति में हैं। उनके सामने खड़े होकर के आप उनसे ताली नहीं बजवा सकते। अगर उनको कुछ समझ में आएगा तभी ताली बजेगी। और बीजेपी कह रही नहीं, छोटा मोटा कुछ काम है। गौरव गोगोई उन्होंने कहा, राहुल गांधी जी की प्रेस वार्ता के बाद में जिस तरह चुनाव आयोग ने अपना जवाब दिया है वह उनकी हिचकिचाहट को दिखाता है। चुनाव आयोग राहुल गांधी जी के पॉइंटेड सवालों के जवाब नहीं दे पाया। चुनाव आयोग को निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि राहुल गांधी ने वोट चोरी पर बड़ा खुलासा किया है जिसकी जांच होनी चाहिए। चुनाव आयोग वोटर लिस्ट नहीं दे रहा है, इस मामले में जांच करने की बजाय वो हल्फनामा मांग रहा है। हम लगातार डेटा दिखा रहे हैं लेकिन चुनाव आयोग मानने को तैयार नहीं है। इस पूरे केस में बीजेपी और चुनाव आयोग की तरफ से जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं उससे एक बात साफ है कि गड़बड़ी है। बीजेपी की सरकार विपक्ष पर ईडी, सीबीआई लगा करके तमाम जांच कर रही है, यहां नाक के नीचे हुए पूरे कांड की जांच क्यों नहीं हो रही है? तो प्रियंका गांधी ने कहा कि भैया हमसे हल्फनामा मांगा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है कि हम शपथ पत्र दें, जबकि हम आपका ही डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं और आपका डॉक्यूमेंट्स अगर गलत है तो आप गलत साबित कर दें। लेकिन आप ईडी, सीबीआई सब कुछ लगा करके विपक्ष के नेताओं के पीछे पड़े हुए हैं। यानी कांग्रेस इस मामले को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और राहुल गांधी ने जिस तरीके से मुद्दा उठाया उसके बाद में तमाम विपक्षी सांसद वो एकजुट नजर आ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, वोट एक हथियार है जिससे आप सरकार से खुश नहीं है तो उसे बदल सकते हैं और यह हथियार संविधान ने जनता के हाथ में दिया। कल मैंने भी राहुल गांधी की प्रेस वार्ता देखी थी। एक ही व्यक्ति को कई जगह पर वोट है, यह बड़ा सवाल अंकित करता है कि चुनाव आयोग को इसका जवाब देना चाहिए। महुआ माझी की तरफ से कहा गया कि अगर वो राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं तो आप साबित करिए कि झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने पूरे देश के सामने प्रेजेंटेशन रखा है, वो तथ्यों के साथ में बोलते हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग के दस्तावेज हैं, देश के सभी बड़े नेताओं के सामने उन्होंने दस्तावेज दिखाए हैं। केंद्र सरकार को अगर लगता है कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं तो केंद्र सरकार साबित करे। जेएमएम की सांसद महुआ माझी उन्होंने इस बात को कहा। उन्होंने कहा कि भैया राहुल गांधी ने अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए, अगर आपको लग रहा है कि नहीं राहुल गांधी के डॉक्यूमेंट्स में जान नहीं है तो आप बताइए, आप साबित करिए। ये बात प्रैक्टिकली सही लगती है। अब मतलब सबूत भी हम दिखाएंगे, साबित भी हम करेंगे, तो आप किस लिए हैं? केवल झुंझुना बजाने के लिए? अब बताइए, कोई आदमी पुलिस में जाकर के कहता है कि फला आदमी ने जो है मुझे मार दिया, फला आदमी ने जो है वो मेरे घर पर चोरी कर ली, तो पुलिस ये थोड़ी ना कहेगी कि भैया तुम जांच करके भी लाओ, तुम बताओ कि फला आदमी ने वाकई तुम्हारे घर पर चोरी की है, उसके बाद में हम फला आदमी को उठा करके ले आएंगे। अगर आप पुलिस के पास में जाते हैं, पुलिस से कहते हैं कि भैया मेरे घर पर चोरी हुई है, तो फिर पुलिस आती है आपके घर पर, वो चेकिंग करती है, फिर किस पर शक है, फिर उसके बाद में उसको जो है पुलिस उठाती है, फिर उससे पूछताछ करती है। अब जांच भी हम करेंगे, शिकायत भी हम करेंगे, ये कैसे मुमकिन है? तो कुल मिलाकर के राहुल गांधी इस मुद्दे पर बीजेपी के सामने डट करके खड़े हो गए हैं। और अब सवाल यह है कि मोदी और शाह क्या करेंगे, क्योंकि अभी तक तो राहुल गांधी को इधर उधर मानहानि के केस में कोर्ट में बुलाया जा रहा था, लेकिन ये बरगद का पेड़ राहुल गांधी ने उठा लिया है। और ये बरगद का पेड़ छोटा मोटा पेड़ नहीं है, बहुत भारी मुद्दा है। और इस मुद्दे से बीजेपी कैसे अपना पिंड छुटाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।